पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है। चैन शाओफेंग के साथ हुई फाइट के बाद वो अपने घर वापस आ गया था, जहाँ पे वो अपने हाथों की चोटों को देखकर कहता ये तो बस मसल में लगी एक चोट है, इसे ठीक करने के लिए मुझे हीलिंग एलेक्सर की जरूरत नहीं है, ये मेरी कल्टीवेशन के वक्त तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और वो वहीं पे अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे इस बार कुछ देर तक कल्टीवेशन करने की बात वो अपनी हर एक बॉडी पार्ट के साथ साथ उसकी हर एक मेरिडियन को काफी इजीली देख सकता था, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग की लेवल 7 से ब्रेक थ्रू करके लेवल 8 के अंदर पहुंच गया था। वो कहता है लगता है इतना जल्दी ब्रेक थ्रू होने की वजह चैन शाओफेंग के साथ हुई फाइट है, क्योंकि उसके साथ फाइट में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दिया था उससे जीतने के लिए। पर तभी उसे काफी ज्यादा भूख लगने लगता है, क्योंकि उसे कल्टीवेशन करते करते लगभग आधा रात हो चुका था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सुबह हमें यांग काई को एरिना साफ करते हुए दिखाया जाता है, जो कि मन लगाकर एरिना साफ कर रहा था। पर तभी वहीं पे तुरंत ही सुमो अपने चेले के साथ पहुंच जाता है। ये देखते यांग काई पूछता है क्या तुम लोग फिर से मेरे साथ कोई गड़बड़ खड़ी करने के लिए आए हो? ये सुनने की बात सुमो तुरंत ही 2 पैक वाइन निकलते हुए कहता है ब्रदर मैं तो तुम्हारे लिए वाइन लेकर आया था। और वो उस वाइन को पीकर भी दिखाता है, जिससे यांग काई को तो इस पर विश्वास हो गया था और वो भी सुमो की वाइन को लेकर वहीं पे पीने लगता है। वाइन खत्म होने की बाद दोनों ही वाइन की मटके को वहीं पे तोड़ देता है, जिससे पास ही देख रहे सेट की एक एल्डर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कहने लगता है तुम्हारी एरिना को गंदा करने की हिम्मत कैसे हुई, इसकी वजह से तुरंत ही तुम्हारे 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट काट लिए जाएंगे। ये सुनने की बात वो सभी ही डरते हुए वहाँ से भागने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक झील के किनारे चारों ठरकियों को दिखाया जाता है, यानी कि सुमो, यांग काई, मैं और आप जो वीडियो देख रहे हो। सुमो यांग काई से कहता है ब्रदर चैन शाओफेंग के साथ जब मेरा फाइट हो रहा था तब मैं काफी बुरी तरीके से पीट रहा था, पर तुमने हमारी जान क्यों बचाई? ये सुनने की बात यांग काई कहता है तुम हमेशा ही मुझे सीनियर ब्रदर कहते रहते हो, इसी वजह से मुझे ये काफी अच्छा लगा और सीनियर ब्रदर होने के नाते मैंने तुम्हारी जान बचाई। पर सुमो डाउट करते हुए कहता है सीनियर ब्रदर मुझे नहीं लगता है कि ये सच है। ये सुनने की बात यांग काई कहता है अबे ठरकी तो फिर तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ आज तक जो दुश्मनी निभाई वो तेरी गर्लफ्रेंड की वजह से है? इससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने की बात सुमो भी कहता है तो इससे तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है ब्रदर, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपके बारे में गलत समझ लिया था। इसी के साथ साथ वो कुछ रिकवरी पिल्स को देते हुए कहता है ब्रदर मैंने आपके साथ जो किया मैं तो उसकी भरपाई करूंगा। इसी के साथ साथ मैं किसी की एहसानमंद रहना नहीं चाहता, इसी वजह से तुम इन पिल्स को रख लो। इन पिल्स को देखने की बात यांग काई मन ही मन सोचता है मैं तो टूरू यांग एनर्जी के साथ कल्टीवेट करता हूँ, इन पिल्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ये काफी ईमानदार लगता है मुझे इन पिल्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सुमो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। कहता है सीनियर ब्रदर यांग काई अब जब हमारी अंदर दोस्ती हो ही चुका है तो क्यों ना हम लोग घूमने चले, आज मैं तुम्हें फेंगयू टावर ले जाने वाला हूँ। ये सुनने की बात यांग काई तो गुस्सा होते हुए कहता है मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, उसे यकीनन वहाँ पे ह्यूमेर से मिलनी पड़ेगी। सुमो भी कहता है ब्रदर तब मैंने सब कुछ देखा था कि तुमने ह्यूमेर के साथ क्या किया था, क्या तुम्हें उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं, क्यों ना हम उससे मिलकर आए। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर यांग काई भी सुमो के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हमें सुमो के चोले के साथ यांग काई को भी दिखाया जाता है, जो कि फेंगयू टावर की ओर ही जा रहा था। सुमो कहता है ब्रदर मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ पे आपको जाने की बात काफी मजा आएगा। वहाँ पे पास ही एक मार्केट भी मौजूद है जो कि काफी अच्छा है। वो मार्केट हमारे लिंगजियाओ सेक्ट और फेंगयू टावर के अंडर में आता है। पर तभी सुमो के चेले कहने लगता है हाँ ये मार्केट काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से यंग मास्टर सुमो को एक रियल मेडिकल हर्ब मिल गया, जो कि बस ही 10 टेल्स के अंदर। ये सुनने की बात इसमें यांग काई भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होने लगता है। पर तभी सुमो कहता है ब्रदर आपको इसके बारे में ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बस एक लो ग्रेड की ही मेडिकल हर्ब था, पर इससे ज्यादा रेयर हर्ब तो मेरे ग्रैंडफादर के पास मौजूद है। और सुमो की चेला कहता है असल में उनकी ग्रैंडफादर हमारे लिंगजियाओ सेट के अंदर 2nd पोजीशन पर आता है, यानी कि 2nd एल्डर, जो कि सेट के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है। यांग काई सुमो से पूछता है जूनियर ब्रदर क्या आपको पता है लिंगजियाओ सेट के अंदर कोई 11th एल्डर भी मौजूद है? ये सुनने की बात सुमो भी हंसते हुए कहता है ब्रदर क्या आप मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी एल्डर नहीं है पूरे लिंगजियाओ
सेट के अंदर बस लीडर को छोड़कर 5 ही एल्डर मौजूद है और लिंगजियो सेट की जो लीडर है वो वंडरिंग रियलम की पीक पर पहुंच चुका है। बस हेवनली रियलम पर पहुंचने के लिए एक ही स्टेज बाकी है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि फेंगयू टावर की जो मास्टर है वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे अफसोस की बात है कि इस बात को बीते हुए 10 साल हो चुका है, क्योंकि इतने टाइम से हमारी सेक्ट मास्टर की पावर वहीं पे रुका हुआ है। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर वो ये भी जानने के लिए काफी उत्सुक हो जाता है कि उनका पावर अचानक से क्यों रुक गया। यांग काई के साथ साथ दोनों चेले ही काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, जहाँ पे सुमो कहता है अगर तुम लोग जानना ही चाहते तो फिर ठीक है, पर ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इससे बड़ी मुसीबत हो सकती है। इससे वो दोनों भी मान लेता है। सुमो कहता है हमारी जो सेक्ट लीडर है वो अपनी लाइफ के अंदर बस 2 ही डिसाइपल को सिलेक्ट किए थे, जिनमें से दोनों ही डिसाइपल काफी ज्यादा टैलेंटेड तो थे, पर दोनों ही डिसाइपल काफी अलग थे। इस वजह से सेक्ट मास्टर ने दोनों को ही अलग अलग तरीके से सिखाया था। पर इसमें सेक्ट मास्टर की भी एक गलती थी, क्योंकि वो जो सबसे बड़े डिसाइपल थे उसके ऊपर ज्यादा नजर देता था। इस वजह से जो छोटा डिसाइपल था वो सेक्ट मास्टर के बारे में गलत समझ लेता है और वो चुपके से डेमोनिक मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करने लगता है, जिस वजह से उसकी पावर तो काफी हद तक बढ़ गया था और वो काफी गुस्से में जो बड़े डिसाइपल थे उसे किल कर देता है। पर तभी वही पे सेक्ट मास्टर भी पहुंच जाता है, जिससे वो देखने की बात तो काफी गुस्सा हो गया। दूसरा डिसाइपल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने पे भी कामयाब हो जाता है, पर कुछ सालों बाद सेक्ट मास्टर उस दूसरा डिसाइपल को पकड़ते हुए छुपा हुआ ड्रैगन माउंटेन के अंदर उसे कैद कर देता है। ये सभी चीजें सुनने की बाद भी यांग काई को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगता है कि वो जो 11th एल्डर थे क्या वही सेट की लीडर थे, और वो यहाँ की सिचुएशन को काफी हद तक समझ भी जाता है। पर तभी सुमो फिर से कहने लगता है ब्रदर जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों को यानी कि उन सबको हम मार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे मार्केट को देखकर यांग काई भी काफी खुश होता है। इसी के साथ साथ सुमो फिर से कहता है यहाँ पे फेंगयू टावर के साथ साथ हमारी लिंगजियो सेट के मास्टर के साथ साथ डिसाइपल भी मौजूद है, इस वजह से हम सब यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योर है। और वो एक टावर की ओर इशारा करते हुए कहता है वहाँ पे हमारे लिंगजियो सेट की गोड डिसाइपल रहते हैं और वहाँ पे मेरी सिस्टर भी मौजूद है, आज तुम्हें मेरी सिस्टर से मिलाऊंगा। पर वो तभी यांग काई की ओर शक की नजर से देखते हुए कहता है अबे ठरकी, मेरी सिस्टर के बारे में कोई गंदी सोच नहीं रखना, वैसे भी वो तुझे भाव क्यों ही देंगे, मुझे ही नहीं देते, हमेशा ही मुझे पीटता रहता है। ये सुनने की बात यांग काई कहता है क्या तुम्हारी सिस्टर इतना ही ज्यादा पावरफुल है? सुमो भी कहता है हाँ, उनकी जनरेशन के अंदर वो सबसे बेस्ट है। यांग काई पूछता है ब्रदर सुमो आप इतना अच्छे क्यों नहीं हो, आपकी कल्टीवेशन इतनी लो क्यों है? ये सुनने की बात उसके दोनों ही चले हंसने लगता है। सुमो कहता है क्योंकि मैं अच्छे से कल्टीवेशन नहीं करता, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वहाँ से जाने लगता है। पर यांग काई तो उसी की बहन के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे उसकी चेले कहता है उसकी सिस्टर की नाम सु यान है। ये सुनने की बात यांग काई भी रिलैक्स करता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सु यान की कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो पियानो बजा रही थी। इस पियानो की धुन की सुनकर यांग काई भी शौक था, पर तभी सुमो अपनी बहन से मिलने के लिए जाने लगता है, जिससे उसकी बहन गुस्सा होते हुए उसे बाहर फेंक दिया था। यांग काई उनकी मार्शल आर्ट्स की टैलेंट को देखकर और भी ज्यादा चौंक जाता है, शायद से इसी वजह से वो सेक्ट की कोर डिसाइपल है। सिस्टर यान सुमो से पूछती है मैंने तुम्हें आज क्यों पीटा? ये सुनने की बात सुमो कहता है क्योंकि मैं दूसरों की तरह अच्छा नहीं हूँ। सिस्टर यान कहती है तुम क्यों अच्छा नहीं हो? सुमो कहता है मैं दूसरों की तरह अच्छे से कल्टीवेट नहीं करता, पर मैं फ्यूचर में यानी कि आज से ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दूंगा और अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। सिस्टर यून कहती है तुमने अभी क्या कहा उसे याद रखना। इसी के साथ साथ चैन शाओफेंग को हराकर जिसने तुम्हें बचाया क्या ये वही है? यांग काई सामने आते हुए कहता हाँ सिस्टर मैं ही हूँ, तुम्हारी टैलेंट काफी अच्छा है, तुम्हारी पावर्स के हिसाब से तुमने अपने से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को हराया। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, तुम सुमो से जरा दूर ही रहना, क्योंकि उसके साथ ज्यादा चिपके तो उसकी तरह कचरा बन जाओगे। ये सुनने की बात सुमो की चेले वही पे हंसने लगता है। सिस्टर यान फिर से कहते अब तुम सब यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं भी अपनी कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। सुमो वहाँ से जाते हुए यांग काई से कहता है सीनियर ब्रदर
मेरी सिस्टर कुछ ऐसी ही है जो कि हमेशा ही गुस्सा करती रहती है। तुम्हें इसे बुरा समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए ऐसे चलो वरना और बीमार पड़ेगी। और फिर हम सिस्टर यान की फेस को देखते हैं जो कि पियानो को बजा रही थी। इसके बाद वो सब मार्केट के अंदर घूम रहा होता है, पर तभी सुमो कहता है, ब्रदर यांकाई, मुझे कुछ जरूरी कामों की वजह से मुझे यहाँ से अब जाना होगा, क्यों न आप कुछ देर तक मार्केट घूमते रहो। ये सुनने की बात वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्केट के अंदर यांकाई किसी यंग एट्रीब्यूट वाले ट्रेजर्स को ढूंढने लगता है, पर काफी ढूंढने की बाद भी उसे नहीं मिलता। पर तभी वही पे हुमेर भी आ जाती है और कहती है, क्या तुम यंग एट्रीब्यूट वाला ट्रेजर ढूंढ रहे हो? अगर तुम कहो तो मैं काफी आसानी से तुम्हारे लिए ये चीज ढूंढ सकती हूँ। वो तो बस यांकाई से चिपकना चाहती थी। यांकाई भी उसे फुल्ली इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर हुमेर उसके पीछे पीछे पीछा करने लगती है, जिससे यांकाई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के साथ साथ कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनने की बात हुमेर कहती है, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? मैं तो यहाँ पे मार्केट घूमने के लिए आई हूँ। पर दोबारा जब हुमेर यांकाई का पीछा करने लगती है, यांकाई गुस्से में फिर से कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये सुनने की बात हुमेर कहती है, तो फिर तुम क्या कर लोगे? क्या तुम फिर से एक ठरकी बन जाओगे जब पिछले टाइम मेरे साथ किया था? पर तभी यांकाई को महसूस होता है कि आसपास कहीं पे यंग एट्रीब्यूट वाले ट्रेजर मौजूद है जो यांकाई के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी वजह से उसी ओर जाने लगता है, जहाँ पे कि उसे एक शॉप के अंदर कई सारे यंग फ्लेम क्रिस्टल मिलता है। ये देखने की बात वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी हुमेर यांकाई से कहती है, देखा मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसके बाद शॉप ओनर कहता है, यहाँ की हर एक क्रिस्टल की कीमत 500 टेल्स है। ये सुनने की बात यांकाई की तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि उसने पूरे लाइफ में 100 टेल्स जमा नहीं कर पाया था। और वो शॉप ओनर से कहता है, क्या इसकी कीमत कुछ कम हो सकती है? ये सुनने की बात शॉप ओनर ना कहने ही वाला था, पर हुमेर इशारों में उसे हाँ करने के लिए कहती है, जिससे शॉप ओनर तो तुरंत ही मान गया था। और वो यांकाई से पूछता है, वैसे तुम कितना देना चाहते हो? इसके बदले में मैं 50 टेल्स देना चाहता हूँ। ये सुनने की बात तो शॉप ओनर काफी ज्यादा टेंशन में पड़ गया था, क्योंकि इसकी कीमत से उसकी मास्टर तो नाराज हो सकता था। इसी के साथ साथ इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। पर हुमेर की कहने पर वो तुरंत ही मान जाता है। यांकाई पूछता है, क्या ये शॉप ब्लड वेटल गैंग का है? ये सुनने की बात हुमेर कहती है, ये शॉप हमारा ही है। अगर एक क्रिस्टल तुम्हारे लिए इतना ही ज्यादा जरूरी है तो मैं इसे फ्री में भी दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त को माननी होगी। और वो मन ही मन कहती है, इससे पहले तो मैं अपनी प्यार में फंसाऊंगी, और जब वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करने लगेगा तब मैं उसे तुरंत ही छोड़ दूंगी, जिससे वो पूरी जिंदगी भर मेरी यादों में तड़पता रहेगा। पर यांकाई ने तो उसके ख्यालों को तुरंत ही समझ लिया था और कहता है, कभी भी तुम्हारी ये चालें मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। और वो शॉप ओनर से कहता है, मैं तुम्हें इसकी बदले में बराबर ही कीमत दूंगा। क्या तुम इसकी बदले 10 रिकवरी पिल्स ले सकते हो जो कि 500 टेल्स की बराबर है? ये सुनने की बात इसके लिए वो शॉप ओनर भी मान गया था, और वो यंग फ्लेम क्रिस्टल लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हुमेर उसके साथ चिपकने के लिए उस शॉप से तुरंत ही और एक यंग फ्लेम क्रिस्टल को लेकर यांकाई को देते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, और उसकी पीछा करने लगती है। पर तभी हम उन दोनों की पीछा करते हुए चैंग शाओफेंग और उसकी बड़े भाई को देखते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यांकाई और हुमेर को हम एक बड़े जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे रुकते हुए हुमेर कहती है, क्या इसके पीछे जाना मेरे लिए सही है? क्योंकि वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। अरे नहीं, मैं इन सब बातों को क्यों सोच रहा हूँ? वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। और वो भी यांकाई के पीछे पीछे जाने लगती है, जहाँ पे कि वो इस घने जंगल के अंदर यांकाई को ढूंढने लगता है। पर काफी ढूंढने की बाद भी यांकाई नहीं मिलता। पर तभी यांकाई तुरंत ही उसे पेड़ के पीछे खींच लेता है। और फिर हम वही पे चैन शाओफेंग को देखते हैं, जो कि उन दोनों को ढूंढ रहा था। हुमेर कहती है, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पहले से ही पता था? यांकाई कहता है, मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा, पर उसके साथ एक और पावरफुल वॉरियर है जो कि अभी तक सामने नहीं आया। पर तभी उन दोनों के ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ पे कि यांकाई इस अटैक से हुमेर को तो जैसे तैसे बचा लेती है। और फिर वो दोनों वॉरियर सामने आ जाता है। हुमेर कहती है, ये तो लू ताओ है। लू ताओ हुमेर से कहती है, सिस्टर, आज यहाँ पे हम तुम्हारे लिए नहीं आए, बल्कि इस बंदे को हम यहाँ पे किल करने के लिए आए हैं, तो प्लीज आप पीछे हट जाइए, हम आपको यहाँ पे चोट पहुँचाना नहीं चाहते। यांकाई भी समझ जाता है कि इनके साथ फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है।
होता है। तो अगर ये एपिसोड आप लोगों को जरा से भी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और जो भी दोस्त ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हो उसे शेयर जरूर से करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए